Good morning students, class 11 English medium में आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट टॉपिक है हमारा आयनिक बॉन्ड। पिछले पार्ट में अपन ने जो है लुईस स्ट्रक्चर्स की बात की थी, ठीक है। वहां पे अपन ने जो बॉन्ड फॉर्मेशन किया था वो जनरली शेयरिंग बॉन्ड का कोवलेंट। अभी हम जो बात करेंगे वो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, इनके कैरेक्टर क्या है कंपाउंड्स के, और इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्टिंग फैक्टर्स, इन्हीं की बात होगी। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसके आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, आयनिक बॉन्ड बनता कब है। जैसे कि एक चीज तो अपन ने पढ़ी थी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है एटम्स जो है इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। देखिए कोई भी एटम अगर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैटायन बनता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। फॉर एग्जांपल सोडियम है 11 नंबर पे आता है, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसके 2 8 1, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसका आउटर मोस्ट सेल बचेगा 8 और इट मींस क्या हो जाएगा, स्टेबल, ठीक है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये लीजिए इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो +1 चार्ज आ गया और एक कैटायन बन गया। इसको कैटायन बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उनको क्या बोलते हैं, कैटायंस। ये कैटायन हो गया। 11 में से एक इलेक्ट्रॉन यूज कर दिया इसने, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10। तो अब इसका क्या हो जाएगा, 2 8। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कैटायन। इसी टाइप से कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो उन पे नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज आता है तो वो एनायन कहलाते हैं, इनको एनायन बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, Cl 7 नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, 17। 2 8 7, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो इसके भी आउटर मोस्ट सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्टेबल। कभी माइंड में ये क्वेश्चन भी आता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन दे भी तो सकता है, अपने साथ इलेक्ट्रॉन दे के तो ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। तो इसका रीजन ये है कि जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिन एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, ठीक है। तो वो जनरली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। और जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। और हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर 3, उसमें मैंने बताया था आपको कि मेटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, जनरली कम होती है और नॉन मेटल्स की ज्यादा होती है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, समझ रहे हो, और राइट साइड में है नॉन मेटल्स को। इसलिए जनरली जो एनायन बनाती है वो नॉन मेटल्स बनाती है और जो कैटायन बनाती है वो मेटल्स बनाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। चलो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बन गया, Cl नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें एनायन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल, क्लियर।
ये तो था कैटायन और एनायन फॉर्मेशन, ये कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब बॉन्ड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, कैसे आयनिक बॉन्ड? देखिए कोवलेंट बॉन्ड में मैंने आपको बताया था, अभी तो वैसे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जब दूसरी स्ट्रक्चर बनाया तो वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करके जो है कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता, तो यहाँ पे फिर बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता कैसे है, ठीक है कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है यहाँ पे फिर? तो यहाँ देखो क्या होता है, हम जानते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होता है, इनके अंदर एक फोर्स लगता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, है अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नीचे आएंगे। और कैटायन और एनायन क्या है, कैटायन पॉजिटिव होता है, एनायन नेगेटिव होता है, तो ये अपोजिट आयंस है। तो इन दोनों अपोजिट आयंस के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो काफी हाई होता है, और इन दोनों आयंस को एकदम क्लोज ले आता है। क्या ले आता है? क्लोज। एंड जैसे ये क्लोज आ जाते हैं, तो यहां पे जो आयनिक बॉन्ड है वो वही है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उसी को हम आयनिक बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। आयंस के बीच में जो फोर्स है उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, जो इन दोनों के बीच में बना है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही आयनिक बॉन्ड है। समझ में आया आपको? वही क्या है? आयनिक। अपन जनरली क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजैक्शन से आयनिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजैक्शन से आयनिक बॉन्ड बनता है। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, तो हुआ तो अट्रैक्शन ही ना। मैंने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ऐसा तो है नहीं कोई डोरी है, कोई डंडा है जिससे हम जुड़े हुए हैं या कुछ हो, मेरा इलेक्ट्रॉन ये लेके अब मैं पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, है कि नहीं? लेकिन मैं इससे जुड़ गया, इसको मैं जाने नहीं दूंगा, पैसे लेके भाग जाएगा, जुड़ा रहूंगा ना इसके साथ। लेनदार और कर्जदार दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि लेनदार को कर्ज चाहिए और कर्जदार को तो वो चाहिए ना। लेनदार उसी को बोलते हैं, सॉरी, जो पैसा लेता है वो लेनदार हो गया ना, और देने वाला जो है देने वाला हो गया। तो देने वाला हमेशा उसके जुड़ा हुआ है, टच में रहेगा कि मेरे पैसे लेके ना लुट जाए। तो उनके बीच में वो बन गया, जुड़ाव, रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इस टाइप का जो कंपाउंड होता है उसे आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? आयनिक कंपाउंड हो गया। आगे बात समझे? क्लियर? एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक और लेते हैं।
MgCl2 आयनिक कंपाउंड है। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे मैग्नीशियम है, यानी Mg जो है 2 8 2। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का स्टेबल हो जाएगा, यूज किए 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 चार्ज आएगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उतना ही चार्ज आता है उस पे। 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्लस 2 होगा, 3 निकालेगा तो प्लस 3 होगा, 4 निकालना तो प्लस 4 होगा। क्लियर? अब क्या हो गया इसके पास? 2 8 स्टेबल आयन फॉर्म में। एंड Cl2 कितना है? कितने Cl है? 2 Cl। तो 2 Cl है तो 1 Cl मिलेगा। 2 8 7 होता है इसका। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो ये एक इलेक्ट्रॉन देखो ये इसके पास है ना, ये मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये Cl माइनस और एक और डोनेट किया ना Mg ने, दूसरा Cl मिलेगा 2 8 7। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये भी क्या हो गया? Cl नेगेटिव। ये 2 8 8 हो गया और ये 2 8 8 हो गया। ऑब्जेक्ट कंप्लीट। ये हो गया क्या? एनाइन। और ये हो गया क्या? कैटाइन। और एनाइन और कैटाइन में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स। ये Mg+2 जो है देख सकते हैं यहां पे कि Mg+2 प्लस 2Cl माइनस, तो क्या बनेगा? MgCl2। ठीक है नहीं? तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तो आयनिक बॉन्ड हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ऐसे है। एंड ये जो कंपाउंड हो गया वो क्या हो गया? आपका आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इस टाइप से जो है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजैक्शन से कैटाइन और एनाइन बनते हैं और उनसे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? आगे बॉन्ड के ऊपर बात कर लिया, आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्मेशन होता है वो बात कर लिया। आप इसको फैक्टर्स इफेक्टिव पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड को कौन-कौन से फैक्टर या आयनिक कंपाउंड्स जो है उनमें कौन-कौन से फैक्टर जो है अप्लाई होते हैं। तो इसके जो फैक्टर हैं दो टाइप के, दो फैक्टर ऐसे हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पी और सेकंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना? वैसे तो एक चैप्टर में अपन थर्ड चैप्टर में इतनी बात कर चुके हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, लेकिन मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, एक बार आपको याद दिला देता हूं कि आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चीजें हैं। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी अपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए आउटर मोस्ट सेल के अंदर गैसीय फॉर्म में कोई एटम है, कोई एटम गैसीय फॉर्म में है और उसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी उसको दी जाएगी वो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। देखिए मान लीजिए सोडियम है, ये गैसीय फॉर्म में हो तो इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये है। ये न्यूक्लियस से उसको अट्रैक्शन फोर्स से बॉन्डेड है, न्यूक्लियस फोर्स लग रहा है इसमें, इसलिए उसके चारों ओर घूम रहा है। अब यहां से इसको एनर्जी देगी, बोर मॉडल में पढ़ा था, एनर्जी दी जाती है तो एक्साइटेड हो जाता है, ठीक है ना, और जंप कर जाता है। जब इसको एनर्जी देंगे हम तो यहां से निकल जाएगा। है कि नहीं? मैं किसी कंपनी में काम करता हूं, बेशक मेरे को कम पैसा मिलता है, ये भी सोडियम के साथ जुड़ा न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है, चाहे फोर्स कम लगा। अब अगर मुझे दूसरी कंपनी ज्यादा ऑफर दे देती है पैसे, मैं छोड़ दूंगा उसको और उसमें चला जाऊंगा, नहीं चला। वैसे अगर इसमें कोई फोर्स लगा दे जाता कि ये इस फोर्स को ब्रेक कर सके तो निकल जाएगा यहाँ से। हमने इसको एनर्जी दी जिससे फोर्स ऑफ
न्यूक्लियस के साथ लग रहा था, वो क्या हो गया, ब्रेक, और ये यहां से रिमूव हो गया। तो गैसीय फॉर्म के एटम से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, या आयोनाइजेशन एनर्जी। और अपन ने पढ़ा था लेफ्ट टू राइट जाने पर, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, और जस्ट इसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर गैसीय एटम में कोई, ये गैसीय फॉर्म में है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इसको इलेक्ट्रॉन दे, तो जो भी एनर्जी में चेंजेस होंगे, कई बार एनर्जी रिलीज भी होती है, किसी में एनर्जी ले भी लेते हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे चेंजेस, एनर्जी में जो चेंजेस हुआ, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू हो सकती है। तो एनर्जी में जो चेंजेस हुआ उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, चलो अब हम ये कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे बॉन्ड को। तो दो चीजें तो माइंड में आ जानी चाहिए आपके, और आगे हो गया पहली चीज, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, वो कैटायन यानी पॉजिटिव आयन इजीली फॉर्म करेगा। इजीली फॉर्मेशन करेगा नहीं। अरे मेरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेरी उस कंपनी में सैलरी बहुत ज्यादा कम है, तो मुझे दूसरी कंपनी थोड़ा पैसा ज्यादा देगी तो तुरंत छोड़ दूंगा उसको, है ना। और मान लीजिए मेरी उस कंपनी को 50,000 सैलरी है, और दूसरी कंपनी मेरे को कह रही है मैं तुमको 52,000 दूंगा, तो मैं थोड़ा क्या करेंगे, तो इतने दिनों से आना है, ऐसे तो ना आनाकानी। तो जिसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, यानी उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हुए इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, नहीं कर देगा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम, तो पॉजिटिव यानी कैटायन बनाने का जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इजीली कैटायन बनाएगा। क्लियर, दोनों टॉपिकों को मैं साथ साथ ले रहा हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, तो उसकी नेगेटिव आयन बनाने की कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इजीली। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होती है वैल्यू, हालांकि माइनस में होती है, ये माइनस में जिसकी ज्यादा हो वो इजीली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। क्लियर, तो जब इजीली पॉजिटिव बन जाएगा, इजीली नेगेटिव बन जाएगा, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, इजीली क्या बन जाएगा, आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, आगे बात समझे। अगर ये ज्यादा हुआ तो फिर ये आसानी से नहीं बनेगा पॉजिटिव, अगर ये कम हुआ तो ये आसानी से नहीं बनेगा नेगेटिव। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर्स जो है आयोनिक कंपाउंड्स यानी आयोनिक बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं। क्लियर, नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, तो यहां पे मैंने कैरेक्टर लिखे हैं, इसी के अकॉर्डिंग अपन बात करेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर ये सॉलिड स्टेज में है, सॉलिड फॉर्म में है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, या फिर फ्री आयंस हो। क्या हो, आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर आयंस। जब भी कोई सॉलिड फॉर्म में है, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में है, तो उसके
उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते और ना ही आयन है, ना ही आयन है, ये NaCl है, सॉलिड है, तो अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, ना आयन है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा, ये कंडक्टर नहीं होगा। लेकिन अगर इसी सॉलिड को अपन, इस नमक को हम, इस सॉल्ट को अपन पानी में घोल दें, सॉल्यूशन बना दें, जब सॉल्यूशन बना लेंगे और इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो है ब्रेक हो जाएगा, इसमें आयंस में, कैटायन एंड एनायंस में, और आयन बनते ही फिर ये क्या करने लग जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए कह सकते हैं कि ये गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर है सॉल्यूशन फॉर्म में, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। पहली चीज क्लियर, पहला कंडक्टर। सेकंड, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं, एमपी एंड बीपी दोनों हाई होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन दोनों के बीच में स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जानते हो आपने, जिसमें मेल्ट हो, जिस टेम्परेचर में कोई सॉलिड, बॉइलिंग पॉइंट बॉइल हो, ठीक है ना, जब लैंग्वेज में बोले इसको। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। सेकंड करेक्टर क्लियर। थर्ड, डू नॉट शो रेजोनेंस। रेजोनेंस तो हम अलग जगह बात करेंगे, अलग टॉपिक में, अलग चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक बात बताऊं रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस होता है जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनाएं कि अपन कहेंगे ये लोन पेयर यहां ना हो, यहां होता, तो अपन कहेंगे ये बोर्ड पेयर बोर्ड यहां ना हो तो यहां हो, तो फिर वो स्ट्रक्चर जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर बनता है हमारे माइंड में, उसको क्या बोलते हैं, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। जिसमें एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ये जैसे O3 का अपने जो स्ट्रक्चर बनाया था, आपको याद आ रहा हो तो कुछ ऐसा ही था ना, अरे था नहीं, था ना, अब अपन ने सोचा, अपन ने इमेज किया कि सर आपने दो बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाए, ये भी तो ऑक्सीजन है, दो बॉन्ड यहां बना लो इसके साथ में, ये दो लोन पे यहां है, यहां लगा दो, इसके लगा, इसके तीन लोन पे लगा, ये सोच सकते हैं ना। तो सोच के जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह ये आ जाएगा और इस तरह ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, तो ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर? बाकी बात डिटेल अपन जहां टॉपिक को वहीं करेंगे। डू नॉट शो रेजोनेंस, आयोनिक कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, क्योंकि अब ये है, इससे क्या रेजोनेंस हो गया, बताओ क्या सोच सकते हो इसमें, क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना सकते हो आप इसमें, हाँ कोई लोन पेयर है इसमें, बस कोई लोन पेयर नहीं, ना कोई वैसा कोई बॉन्ड बनना शेयरिंग वाला टाइप का, ये तो केवल अट्रैक्शन है, कैटायन और एनायन के बीच में। अब कभी आप सोच लो अगर ऐसे कि इस Ca2 पहले लिख दे दें, बाद में लिख दें, तो हमेशा क्या होता है, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बनाते हैं, कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसमें जो कैटायन होता है उसको पहले लिखा जाता है और एनायन को बाद में, वो ऐसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में तो केवल एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में केवल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर चेंज होता है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती, और बॉन्ड और लोन पेयर इसमें है नहीं, चेंज कर नहीं सकते, इसका रेजोनेंस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टर, फास्ट एंड सिंपल। क्या फास्ट एंड सिंपल? रिएक्शंस, आयोनिक कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट एंड सिंपल होती है, एकदम इजी।
एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन नहीं, एसिड और बेस। देखो यहां पे हमने लिया एसिड, हमने बेस ले लेते हैं, इसको बेस ले लिया NaOH प्लस ये एसिड है H2SO4 और दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां से H2 निकल जाएगा, ये H2 निकल गया तो क्या बना आपका H2, दो मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके H2SO4 प्लस 2H2O, ये बनेगा, ये न्यूट्रल हो गया, सोडियम सल्फेट सॉल्ट बन गया, सोडियम सल्फेट है ना न्यूट्रल हो गया ना ये, और वाटर मॉलिक्यूल्स बना, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा हुआ 10th में, तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और ये बहुत फास्ट और सिंपल है, बहुत तेजी से होती है और सिंपल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत हार्ड है, एकदम सिंपल। एसिड को बेस में मिलाया या बेस को एसिड मिलाया, तुरंत रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत न्यूट्रल हो जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगी, इतनी फास्ट होती है। तो ये कैरेक्टर थे आयनिक कंपाउंड्स के, क्या थे आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर। अब एक टॉपिक और इससे छोटा सा जो इससे रिलेटेड है, लैटिस एंथैल्पी, इसकी बात करते हैं। किसकी? लैटिस एंथैल्पी। तो देखिए लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी का क्या मतलब कोई एनर्जी है तो क्या एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी से। लेकिन ये होती क्या है, एक मोल, वन मोल, ये वन मोल है NaCl का, तो यहां पे क्या है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो चीजें, तो ये बना रहे हैं NaCl, वन मोल है ना। यहाँ पे अगर दो, यहाँ पे अगर मैं 2 लिखूं तो 2 मोल हो जाएगा, 3 लिखूंगा तो 3 मोल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 मोल है। इस 1 मोल के अंदर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है पॉजिटिव कैटायन और आयन्स के बीच में, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। समझ में आया कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लग रहा है कैटायन और एनायन के बीच में, उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक मोल कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, जो एनर्जी लग रही है, वो लैटिस एंथैल्पी, क्योंकि जितनी लगेगी उतनी तो आप लोग उसको तोड़ने के लिए। क्लियर? तो ये आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, इसके कैरेक्टर और लैटिस एंथैल्पी था।